ओके। एसएमबी इंटर कॉलेज की इंटरमीडिएट वर्चुअल स्टडी क्लासेस में तमाम छात्रों का मैं आपका शिक्षक भूपेंद्र सिंह तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। वर्चुअल स्टडी क्लासेस की इस सीरीज़ में माध्यमिक संवर्ग के अंतर्गत हम लोग 10th क्लास के साइंस जो है उसको स्टडी कर रहे थे। तो कक्षा 10 विषय विज्ञान के अंतर्गत उप विषय हमने लिया है जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो था चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पहले हमने जो चैप्टर नंबर 6 था जीवन प्रक्रियाएं, काफ़ी लंबा चैप्टर था जिसमें लगभग 8-10 वीडियोस के अंदर हमने उसको कंप्लीट किया। आई होप यू वॉच ऑल द वीडियोस एंड आपको जो भी डाउट्स रहे हों, मैंने आपको पहले भी बताया था, वेदर ओवर द व्हाट्सएप ग्रुप, चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत या फिर इसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है यूट्यूब लिंक पर, वहाँ पर आप क्वेश्चन अपना पुटअप कर सकते हैं। कई छात्रों ने क्वेश्चंस किए भी हैं, तो सभी का स्वागत है। अपने डाउट्स को समय के रहते हुए आप क्लियर करते रहिए। तो अभी लेके चलते हैं चैप्टर नंबर 7 का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपके शिक्षक भूपेंद्र सिंह के साथ। तो चैप्टर नंबर 7 और इसका प्रथम पार्ट हम लोग स्टडी अप करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मेजर टॉपिक, व्हाई वी नीड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जीवधारियों को समन्वय और नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है, तो क्यों पड़ती है? इसके संदर्भ में आप केवल इतना समझ लीजिए कि जो जीवन की उत्पत्ति है एक कोशिका से हुई, उसके बाद में धीरे धीरे आपने देखा कि जटिलता किस तरह से बढ़ती रही। जटिलता बढ़ती रही जैसे कि जीव बहुकोशिकीय होते रहे। तो बहुकोशिकीय जीवों में जटिलता बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि बहुत सारी कोशिकाएं ऊतक बनने लगते हैं। अलग अलग ऊतक आप जानते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सेम इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संरचना, कार्य, उत्पत्ति में एक समान होता है। अब ये सोचने वाली बात है कि कार्य में एक समान होता है, यानी एक प्रकार के ऊतक एक प्रकार का कार्य करेंगे, दूसरी प्रकार के ऊतक दूसरी प्रकार का कार्य करेंगे, तो उनके बीच में क्या है, तालमेल नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से जो सेल्स हैं या टिश्यूज हैं उनके बीच में जो तालमेल बनाने की आवश्यकता होती है, और ये जो तालमेल है ये बनाया जाता है किसके द्वारा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के द्वारा। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि बहुकोशिकीय जीवों में जैसे जैसे जटिलता बढ़ेगी तो विभिन्न ऊतकों के मध्य, विभिन्न संरचनाओं के मध्य आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको समन्वय एवं नियंत्रण का होना परमावश्यक है। ओके, तो यानी कि मुख्य चीज़ जो निकल करके आई कि इसकी आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? इसलिए क्योंकि मल्टी सेलुलरिटी के साथ में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बढ़ रही है, जटिलता बढ़ रही है। ओके, दूसरी तरफ लेके चलते हैं कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या समन्वय एवं नियंत्रण जो है, इसको जंतुओं में स्पेशली अगर हम लोग बात करें, दरअसल में इसके क्या कि कई एस्पेक्ट्स हैं। प्लांट्स में अलग से स्टडी करना है आपको, एनिमल्स में अलग से स्टडी करना है। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं पहले एनिमल्स की तरफ से। यहाँ एनसीईआरटी को हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में लेकर के चलेंगे, जिससे कि आपके लिए जो टॉपिक्स हैं थोड़े से आसान हो जाएं। तो उसी दृष्टि से हमने पहले क्या लिया है, एनिमल्स को लिया है, प्लांट्स को बाद में लेंगे। दूसरी बात यह है कि एनिमल्स में भी पहले हमने क्या लिया है, हार्मोन्स यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी को लिया है, जिसको एनसीईआरटी ने लास्ट में डिस्कस किया था। तो मेरा कहने का मतलब है समन्वय एवं नियंत्रण जो है एनिमल्स में, जंतुओं में 2 प्रकार से हो सकता है, हार्मोन्स के द्वारा और तंत्रिकाओं के द्वारा। अब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिल्कुल उस तरह से है कि आप जैसे यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी है जिसमें विभिन्न लोगों के पास विभिन्न संयंत्र हैं, बजाने के यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं। तो इन यंत्रों में एक चीज़ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने यंत्र को बजाने में परफेक्ट है, लेकिन कंप्लीट म्यूजिक जो निकलेगा वो कब निकलेगा? जब उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। तो कोऑर्डिनेशन करने के लिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये जो ऑर्केस्ट्रा मास्टर या बैंड मास्टर आपको दिखाई दे रहा है इन द सेंट्रल पोजीशन, तो इसका काम है इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बना करके रखना, कब किसको कहाँ कितना टोन निकालना है, उसका पिच क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये बैंड मास्टर कर रहा है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर इस तरह के 2 सिस्टम्स होते हैं। तो एक होता है एंडोक्राइन यानी
यानी कि हार्मोन्स वाला, और दूसरा होता है नर्व्स वाला। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं हार्मोनल सिस्टम से। हार्मोन्स को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम ये जानें कि हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। ग्लैंड्स आपने देखा एपिडर्मल डेरिवेटिव्स हैं, आपने जो टिश्यूज़ पढ़े होंगे क्लास 9 में, तो वहाँ पर आपने ये देखा होगा कि आपका जो उपकला जो क्या बोलते हैं उसको एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं, वो मॉडिफाइड होकर के जगह जगह पर विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ बना देते हैं। कुछ ग्रंथियाँ आकार में बड़ी हैं, कुछ बहुत छोटी हैं, कुछ सिंगल सेल लेवल की हैं। फिलहाल मतलब ये हुआ कि ये जो बहुत सारी ग्लैंड्स बन जाती हैं, तो बेसिकली हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी जिनको हम लोग कहते हैं बहिःस्रावी ग्रंथियाँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ऐसी, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, जस्ट इग्नोर इट। तो ऐसी ग्रंथियाँ जिनके अंदर नलिकाएं होती हैं, और इन नलिकाओं से बनने वाला जो पदार्थ है वो इन नलिकाओं के द्वारा एक निश्चित स्थान तक पहुंच जाता है, और उस स्थान पर पहुंच करके उस अंग पर अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, जिससे उस अंग में कोई ना कोई रेस्पॉन्स निकल करके आता है। तो मेन चीज़ बात ये हुई कि इनके अंदर क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं। तो इन्हें नलिका सहित ग्रंथियां या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या बहिःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है ना। तो आपकी जितनी भी पाचक ग्रंथियां हैं, तो जितनी भी पाचन तंत्र से संबंधित ग्रंथियां हैं, वो सभी की सभी बहिःस्रावी प्रकार की होती हैं। इज दैट क्लियर? दूसरी कैटेगरी आती है इसमें, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हुआ, नाम से क्लियर है कि वो बहिःस्रावी थी या अंतःस्रावी हैं। दोनों में अंतर ये होता है कि इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर कोई भी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं होती। आपने देखा भी, लिखा भी है कि ऐसी ग्रंथियां जिनमें ट्यूब लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। मतलब ये हुआ कि इनसे निकलने वाला जो केमिकल है, अब उस केमिकल को पर्टिकुलर नाम देते हैं जिसे हार्मोन्स कहते हैं। यस, तो ये हार्मोन्स जो है इसको डायरेक्टली इट गेट पोर इनटू द ब्लड, ये ब्लड के अंदर सीधा डाल दिया जाता है, और ब्लड के साथ बहता हुआ ये पदार्थ क्या हुआ, विभिन्न स्थानों तक जाता है। तो जो भी रिसीवर ऑर्गन्स होते हैं, जो ग्राही अंग होते हैं, वो इन कुछ स्पेशल केमिकल सेंसर्स होते हैं, जिसको आप लोग 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उन सेंसर्स के थ्रू क्या होगा, उसको पहचान करके इस केमिकल को अर्थात हार्मोन्स को वो ग्राही अंग ले लेता है और अपने सिस्टम में इंक्लूड कर लेता है। बात क्लियर होगी ना? ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि ऊपर से गंगा नदी आ रही है, वहाँ से आपने एक पार्सल को पैक किया, एक लकड़ी के बॉक्स में अच्छी तरह से टाइट करके उसके ऊपर एड्रेस डाल दिया और उसको आपने नदी में डाल दिया। बात क्लियर है ना? आप जगह जगह पर अलग अलग स्टेशंस पर अपना जाल लगा के बैठे हुए हैं। जाल में अगर आपका पार्सल है तो आपने ले लिया, नहीं है तो आपने उस पार्सल को आगे पास कर दिया। ओके, तो बिल्कुल उसी तरह का एक सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या है कि पर्टिकुलर नदी से एक स्पेशल रास्ता आपके घर के लिए नहीं बनाया गया है या आपके शहर के लिए नहीं बनाया गया जिसमें कि आपको पार्सल मिल सके। तो बिल्कुल यहाँ उसी तरह से है कि इनमें इंपॉर्टेंट बात आती है कि नंबर 1 कोई ट्यूब नहीं होती, इसीलिए इनको ट्यूबलेस ग्लैंड्स कहते हैं। दूसरी बात ये बताया कि इसमें जो केमिकल्स निकलते हैं उन केमिकल्स को हार्मोन्स कहते हैं। तीसरी बात ये बताया कि दीज हार्मोन्स गेट डायरेक्टली पोर इनटू द ब्लड। तो ये जो हार्मोन्स हैं उन्हें सीधा ब्लड में डाल दिया जाता है। ओके, एक तीसरी कैटेगरी और आती है। अच्छा, एंडोक्राइन का एग्जांपल के तौर पर अगर आप बात करें तो बहुत सारी ग्रंथियां हैं। आपने नाम सुना होगा पीयूष ग्रंथि का, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल के तौर पर पीयूष ग्रंथि को दिया है। तीसरी कैटेगरी आती है मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां क्या हुई, नाम से क्लियर है, मिश्र। मिश्र का मतलब ये हुआ कि जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाएंगे। दोनों मीन्स जो ट्यूब तो है जिनके अंदर, लेकिन वो हार्मोन्स भी बनाती हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि उस ग्लैंड के अंदर थोड़ा बहुत हिस्सा इस तरह का काम कर रहा होगा, बहिःस्रावी प्रकार का, और थोड़ा सा हिस्सा जो है अंतःस्रावी प्रकार का कार्य कर रहा होगा। इस तरह क्लियर? तो ये मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और इसमें आप उदाहरण के तौर पर पैनक्रियास को अवश्य ध्यान रखें। ओके, अब ये एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह से कार्य कर रहा है, जैसे मैं अभी आपको बताया कि जो मैसेंजर्स वाला है, इसे आप इस डायग्राम के थ्रू अच्छी तरह समझ पाएंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है, एक सिक्रेटिंग सेल है पर्टिकुलर, इसने कोई केमिकल निकाला, ये डायरेक्टली कहाँ डाल दिया, दिस केमिकल या हार्मोन नाम दिया आपने, इसको सीधे के सीधे कहाँ, ब्लड में डाल दिया गया, और ब्लड के फ्लो के साथ बहता बहता पर्टिकुलरली ये आगे पास हो गया। तो जो भी टारगेट ऑर्गन्स हैं या टारगेट सेल्स हैं, ओके,
उन टारगेट सेल्स ने इसके अंदर ये सेंसर्स हैं, इन सेंसर से पहचान करके इस केमिकल को अट्रैक्ट किया और खुद जो है इसको ग्रहण कर लिया, बाकी ब्लड आगे फ्लो होता हुआ निकल गया। मेरी बात क्लियर है ना? तो इस तरह से ये केमिकल मैसेंजर की तरह से काम करता है। चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं। अब हमारे शरीर में जो मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने कोशिश की है लेवल आउट करने की, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं को समझेंगे। नॉर्मली वैसे तो यहाँ पर ये ब्रेन आपने देखा है, ब्रेन में नॉर्मली 3 पार्ट्स होते हैं जो एंडोक्राइन तरह की नेचर होती है जिनकी। यहाँ हाइपोथैलेमस होता है, आपको मतलब नहीं है इससे। दूसरा पीनियल ग्लैंड होती है, आपको इससे भी मतलब नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है वो आती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। वैसे मैं डिटेल में अलग से बताऊंगा इसको। दूसरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो आती है दैट इज कॉल्ड एज द थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि जो आप देख पा रहे हैं कि गले पर है, और इस थायराइड ग्रंथि के ऊपर 4 छोटी छोटी सी ग्लैंड्स और लगी हुई हैं जिन्हें पैराथायराइड नाम दिया गया है। उसके अलावा ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों के स्तर पर थाइमस ग्लैंड है, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग खर्च नहीं करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ में आती है यहाँ पर, एक तो ये आता है पैनक्रियास। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डाइजेशन के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका रोल मिक्स ग्लैंड के तौर पर है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत प्राइमरी टाइप के हार्मोन्स बनते हैं। ओके, चलिए इसके अलावा यहाँ आप जैसे देख पा रहे हैं, ये आपकी जो है जो 2 बीन शेप किडनी है, किडनी के ऊपर जो है ये एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, अधिवृक्क ग्रंथियां हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये 2 सेक्स ग्लैंड्स हैं, ओवरी एंड टेस्टिस, जो रेस्पेक्टिव सेक्स में पाई जाएंगी। अर्थात ओवरी जो है अंडाशय जो है महिलाओं में, और टेस्टिस जो है वो पुरुषों के केस में पाए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, हम लोग क्या करते हैं कि जो मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, हमें केवल उनके इंपॉर्टेंट हार्मोन से मतलब है। अभी यहाँ आपको बहुत डिटेल में स्टडी नहीं करना है। मेरी बात क्लियर है ना? आपको उतना ही लेना है जितना कि एनसीईआरटी के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, और अक्सर जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर जो ग्लैंड डिस्कस की गई हैं वो थायराइड ग्रंथि की गई है, एड्रिनल अधिवृक्क ग्रंथि की गई है, पैनक्रियास किया गया है, पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि की गई है, और साथ ही साथ सेक्स ग्लैंड्स यानी कि ओवरीज वगैरह की गई है। आइए स्टार्ट करते हैं पीयूष ग्रंथि के साथ में। जहां तक पीयूष ग्रंथि का प्रश्न है, जैसे मैंने आपको बताया था, पीयूष ग्रंथि आपके मस्तिष्क में नीचे की तरफ स्थित होती है। ये मेजर मस्तिष्क आप देख पा रहे हैं, और आप इतना भी थोड़ा बहुत तो शायद जानते होंगे कि मस्तिष्क का ये प्राइमरी पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है काफी मेजर पार्ट है। इसको हम लोग सेरिब्रम या अनुमस्तिष्क कहते हैं। तो इस अनुमस्तिष्क के नीचे की तरफ छिपी हुई एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसको नाम देते हैं पीयूष ग्रंथि। ग्लैंड ये सबसे छोटी है, नहीं मैं कहूँगा दोबारा से कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर पीयूष ग्रंथि होती है, लेकिन जितनी छोटी ये ग्लैंड है उतना ही मेजर इसका रोल होता है। ओके, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड नाम से ही क्लियर है। अभी आपको ध्यान होगा जब हम लोग ये क्लास स्टार्ट किए थे, वर्चुअल क्लास ऑफ टुडे, आज की जो वर्चुअल क्लास है इसमें मैं आपको एक ऑर्केस्ट्रा वाला सिस्टम दिखाया था। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। यहाँ पर ये ग्लैंड जो है अदर ग्लैंड्स को मतलब बहुत सारे मेजर फंक्शंस करती है, यानी अपना तो काम कर ही रही है, साथ ही साथ और ग्लैंड्स को भी कंट्रोल कर रही है। मेरी बात क्लियर है ना? तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल उस तरह से है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो आप सीधा कहेंगे पीयूष ग्रंथि जो है अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों व अन्य अंगों पर, उनकी कार्य प्रणालियों पर अपना नियंत्रण रखती है, उनको रेगुलेट करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकल रहा है जिसका नाम है ACTH, और ACTH वैसे पूरा नाम है इसका एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, आपको मतलब नहीं है इससे। तो ये जो ACTH हार्मोन है, ये ACTH हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है जो किडनी के ऊपर, यानी कि ये एड्रिनल खुद अपने आप में क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन इसके बावजूद इसको कौन दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल कर रही है, विच इज नोन बाय द नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड।
दूसरा आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं कि यहाँ पिट्यूटरी से एक और हार्मोन निकल रहा है TSH। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है और ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है कि कब उसको काम ज़्यादा करना है, कब उसको काम अपना थोड़ा सा रोक देना है। इसी तरह से आप बात कर रहे हैं कि जो फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट होती है, स्तन ग्रंथियां, क्योंकि जो स्तनधारी हैं उनका प्राइमरी कैरेक्टर है कि उनके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं और मादा के अंदर वो सक्रिय होती हैं, तो उन स्तन ग्रंथियों की सक्रियता पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले एक हार्मोन यानी प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन है, वो उन ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपने लिया बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन। ये पूरे शरीर की ओवरऑल ग्रोथ को कंट्रोल करता है। मेरी बात क्लियर है ना? ग्रोथ ज़्यादा होगी या कम होगी, विशेषकर आप जैसे देख रहे हैं बोन्स के केस में, हड्डियों के केस में, तो जो अपेंडिकुलर बोन्स हैं इन बोन्स में क्या इलोंगेशन का वो रहेगा, मसल्स में किस तरह का रहेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल होती हैं किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। एक और एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा कि जो किडनी है, किडनी का जो फंक्शन है यूरिन फिल्ट्रेशन का, सॉरी ब्लड फिल्ट्रेशन का, और फिल्ट्रेशन के बाद क्या बनाना? यूरिन बनाना, मूत्र बनाना। इस कार्य को भी क्या है कुछ ना कुछ हद तक पीयूष ग्रंथि प्रभावित कर रही है। तो आपने देखा कि हमारे शरीर के अधिकांश ऑर्गन्स को, अधिकांश एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ये ग्रंथि प्रभावित करती है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब पीयूष ग्रंथि को लेकर के चलें तो इसके प्राइमरी कार्य क्या हो सकते हैं? आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, लेकिन मैं डिटेल में केवल इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी पीयूष ग्रंथि के ऊपर एक फुल क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो पीयूष ग्रंथि का जैसा आपने देखा कि जो STH हार्मोन था, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या सोमेटोस्टेटिन नाम है उसका, वो ग्रोथ करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर यानी कि आपको ब्लड प्रेशर को दूसरी तरह से आप BMR भी कह सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो पार्चुरेशन वगैरह प्रोसेस होता है, यानी बर्थ जो होता है, उस प्रोसेस में भी इसका रोल है। मेमोरी ग्लैंड का मैंने प्रोलैक्टिन के तौर पर आपको बता ही दिया था। इसके अलावा जो सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स है, उसमें भी इसका रोल प्ले होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं बताया जैसे कि थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, किडनी के तौर पर वाटर को कंट्रोल करता है, वाटर का रेगुलेशन मीन्स यूरिन की मात्रा ज़्यादा होगी या कम होगी तो उसी हिसाब से ब्लड के अंदर वाटर का रेगुलेशन, टेम्परेचर को रेगुलेशन करता है। ओके, तो उसी हिसाब से बाकी ये परासरण या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह जो है, ये सब यूरिन से फॉर्मेशन से रिलेटेड है। यहाँ बात करें कि ऊर्जा का परिवर्तन, यानी कि ये आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। अभी मोटी बात आती है कि जो STH हार्मोन है, विशेष तौर पर, या हम ऐसा कहने लगे कि पीयूष ग्रंथि में जो हार्मोन्स हैं अगर वो कम निकल रहे हैं तो उसकी वजह से क्या समस्या आने लगेगी। तो आपने बताया कि या फिर जो पर्टिकुलर यहाँ पर फोकस किया गया है वो STH आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, इसको आप समझ लीजिए। तो मैं अभी आपको बताया था कि जितनी भी आपकी एक्साइल स्केलेटन है या पेंडिकुलर बोन्स हैं, इन सबको जो है पर्टिकुलरली कंट्रोल करता है। तो हड्डियों की ग्रोथ और उनकी मजबूती को प्राइमरी तौर पर ये STH यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है वो कंट्रोल करेगा। अगर ये ज़्यादा निकलेगा तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति की जो लंबाई है या बालक की जो लंबाई है वो सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अमूमन इंडियंस की हाइट, या फिर मैं बात करें कि जो भी उसके देश में औसत हाइट नापी गई है, जैसे हम लोग बात करें इंडिया में 5 से 5.5 फीट का एक एवरेज हाइट मिलती है। ओके, कभी कभी 5 से 6 फीट कह सकते हैं आप। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई बालक जो है 6, 6.5, 7 फीट, 7.5 फीट तक पहुंच रहा है तो उस केस में क्या होगा, वो सब इसी हार्मोन की एबनॉर्मेलिटी के कारण होता है। या दूसरे शब्दों में बिल्कुल उल्टा कहिएगा इसका, अगर कोई व्यक्ति बौना रह जाता है, यानी बौना क्या हुआ, उसकी केवल अपेंडिकुलर बोन्स की लंबाई कम है। तो सर्कस में आपने मिडजेट्स देखे होंगे, जो सर्कस में जोकर होते हैं वो बिल्कुल इसी हार्मोन की कमी से होते हैं, क्योंकि बचपन में उनके अंदर पोषण की कमी की वजह से या किसी भी कारण से ये हार्मोन नहीं बन पाता, गार्जियंस ध्यान नहीं देते, तो उस कंडीशन में वो क्या रहते हैं, बौने रह जाते हैं। बाकी उनका जो थोरेसिक पार्ट है, वक्षीय भाग है, वो पूरा होता है। चलिए खैर, दूसरी बात करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही क्लियर है, ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। थायराइड से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं उनको भी ये प्रभावित करेगा। इसके अलावा पिट्यूटरी से मैं बताया था आपको ACTH जो है एड्रिनोकॉर्टिकल, तो जो एड्रिनल ग्लैंड है उसे कॉर्टेक्स
पार्ट जो है मेटाबॉलिज्म के व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बीएमआर के व्यू पॉइंट से। तो उस कॉर्टिकल पार्ट को जाकर के ये कंट्रोल करता है। ओके, दूसरी तरफ बात करें टीएसएच, थायराइड, इट इज़ द नहीं, ये एफएसएच है, सही कर लें इसको, इट इज़ द एफएसएच। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, या जीटीएच भी बोलते हैं इसको, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये गोनेड्स को, यानी कि जो मेल और फीमेल गोनेड्स हैं, टेस्टिस एंड ओवरी, इन सब के कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। तो आई थिंक पिट्यूटरी का काफ़ी डिटेल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है, क्या होता है। नेक्स्ट ग्लैंड लेकर चलते हैं, थायराइड ग्लैंड। जैसे थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो इसकी लोकेशन कहाँ है, गले में है, सिंगल है, लेकिन इसके लोब होते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ा लोब है, दूसरा लोब इधर की तरफ है, और इसके ऊपर ये 4 छोटी छोटी सी अदर ग्लैंड्स भी होती हैं जिन्हें पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कहते हैं। खैर, अभी यहाँ मतलब की बात जो है, ओके ओके ओके, तो यहाँ पर आपने बताया कि ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है कि ये आयोडीन के मेटाबॉलिज्म से भी ज़्यादा रिलेटेड है। अब आयोडीन कम या ज़्यादा होना है बॉडी में, आपकी डाइट में प्रॉपर आयोडीन नहीं मिल पा रही है आपको जितनी नॉर्मली मिलनी चाहिए, कम या ज़्यादा मिल रही है, तो क्या होगा, कौन सी ग्रंथि प्रभावित होगी, ये थायराइड ग्लैंड प्रभावित होगी। ओके, चलिए, अभी ये थायरॉक्सिन जो ग्लैंड है, इससे एक हार्मोन निकलता है, जैसे अभी आपको पहले भी बताया, थायरॉक्सिन हार्मोन। इस हार्मोन के काम क्या होंगे, इनको आप थोड़ा समझ लीजिए। ये तो ये मेटाबॉलिज्म, जैसे मैंने बताया ना, चाहे वो मेटाबॉलिज्म किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थ का हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, सारे मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। दूसरा बात करते हैं कि सेल रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, सेल रेस्पिरेशन आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि जो फूड मटेरियल है, जो सबस्ट्रेट है, उसके कंबशन से एनर्जी मिलेगी, तो जो आपकी बीएमआर है वो भी उससे प्रभावित होगी। इसके अलावा ये बॉडी की ग्रोथ के लिए, स्पेशली बोन्स एंड हेयर्स के लिए, अच्छा देखिए, बौने या असंतुलित वृद्धि यहाँ भी होगी, अगर ये हार्मोन कम या ज़्यादा निकल रहा है तो वहाँ भी उसकी जो ग्रोथ है वो प्रभावित हो जाएगी, लेकिन वो प्रभावित कुछ अलग तरीके से होगी, ये ओवरऑल ग्रोथ को प्रभावित करेगा, अभी मैं बताऊंगा अलग से। तो और बताया इन्होंने कि सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी भी एक्टिविटी जो है थायराइड पर डिपेंड होती है। ओके, बाकी वाटर बैलेंस को पिट्यूटरी के साथ मिलकर के कंट्रोल करता है, वो अलग चीज़ है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है दिस वन, आपसे जो पूछा जाता है थायराइड का जो हार्मोन है थायरॉक्सिन, इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। तो पहला तो आपको मालूम है, कमी याद रखिएगा, कमी, अब वो इतना डिटेल आपको नहीं जाना है कि वो कमी कब हो रही है, बचपन में हो रही है कि वो एडोलसेंट एज पे हो रही है कि वो मैच्योर एज पर हो रही है। अमूमन जो कमी हो जाती है उसकी वजह से क्या है, आपको याद रखना है कि थायराइड का जो हार्मोन है थायरॉक्सिन या आयोडीन जो है, इसी कमी से घेंघा यानी गोइटर हो जाता है। गोइटर क्या होता है कि जब इसको प्रॉपर आयोडीन नहीं मिल पाती तो ये ग्लैंड जो है वो स्वेल अप होने लगती है, और स्वेल अप करने से क्या होगा, ये यहाँ पर गले की तरफ से नीचे लटक जाता है, हिंदी में इसको गलगंट बोलते हैं। ओके, दूसरा होता है क्रेटेनिज्म। क्रेटेनिज्म का मतलब ये हुआ कि जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर मतलब गर्भावस्था के दौरान माता को पूरा पोषण नहीं मिला है, आयोडीन का, नमक या जो भी आप कहिएगा, आयोडीन रिच फूड नहीं मिल पाया है, तो या जितनी भी एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ द आयोडीन है वो नहीं मिल पाई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चे का मेंटल एंड फिजिकल दोनों तरह का डेवलपमेंट, बल्कि यहाँ पर तीनों तरह के हम लोग बात करेंगे, मेंटली, फिजिकली एंड सेक्सुअली, तीनों तरीके से जो है उसका डेवलपमेंट रिटार्टेड हो जाता है। ओके, तो मंदबुद्धि बच्चा होगा और बहुत लंबे समय तक ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर सर्वाइव करते भी हैं तो सोसाइटी के लिए एक तरह से वजन है, कुछ नहीं है, इनका अपना वजूद कुछ नहीं होता, ना सोचने की समझने की शक्ति होती है, ना ही शारीरिक विकास इनका होता है, ना ही जननिक विकास होता है। आगे लेके चलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ये नाम से क्लियर है आपको, हाइपो मीन्स कमी होना, ओके, हाइपर मीन्स ज़्यादा होना। तो हाइपोथायरॉयडिज्म, जब जो थायराइड का थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कम निकलता है, तो उसकी वजह से क्या कारण होते हैं, तो इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, आप इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ओके, आगे लेके चलते हैं मिक्स एडिमा। एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, बाकी हार्ट रेट, बीपी वगैरह जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आयोडीन आपको कम मिल रही है तो ही बीमारी होगी, अगर आपको एक प्रॉपर अमाउंट से ज़्यादा आयोडीन मिलने लगे तब भी क्या होगा, आपका या किसी भी जीवधारी का विकास जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसमें आप ये भी कह रहे हैं कि जो
विशेष प्रकार के बीमारियां हैं जहां इन्होंने इंडिकेट की हैं, जैसे टॉक्सिक गॉइटर है। गॉइटर मीन्स घेंगा, तो एक विशेष प्रकार का घेंगा है, ये भी क्या है आपके हार्ट को प्रभावित करता है। दूसरी तरफ बात करते हैं कि एक्स ऑप्थेल्मिया, एक्स ऑप्थेल्मिया, ऑप्थेल्मिया मीन्स आई। तो यहाँ पर क्या है, आपने देखा होगा कि कभी कभी आपको समाज में ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी आंखें बड़ी 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 सी होती हैं और आंखों के नीचे लगता है जैसे कि सूजन ज़्यादा चारों तरफ है और आंखें बाहर की तरफ एक्सपोज हैं। इस बीमारी को एक्स ऑप्थेल्मिया कहते हैं। ओके, चलिए, तो आपको मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, आपको मेजर ये याद रखना है थायराइड ग्रंथि के हार्मोन के बारे में, आयोडीन के बारे में, और ख़ास तौर से गॉइटर और यानी घेंघा और क्रेटिनिज्म के बारे में आपको मालूमात जरूर होने चाहिए। अगला लेके चलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। वैसे बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं। ये आउटर पार्ट जो है आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्टेक्स पार्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, और बीच वाला सेंट्रल पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द मेडुला। ओके, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, बस इतना है कि हाँ आपका जो कॉर्टेक्स पार्ट है ये मेटाबॉलिज्म से ज़्यादा रिलेटेड है, जबकि जो सेंट्रल पार्ट है ये मेडुला वाला ये इमरजेंसी हार्मोन है। अब यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा इमरजेंसी हार्मोन, जब आपने देखा है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में आपकी क्षमता अचानक कुछ समय के लिए बढ़ जाती है। जब आपको अचानक कभी गुस्सा आ जाए, अचानक आप बहुत ज़्यादा डर जाएं, यानी आपने देखा कि विषम परिस्थितियों में आप ये किसी भी व्यक्ति की क्षमता उसकी इच्छा के बिना ही अपने आप बढ़ जाती है। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। जैसे एक नॉर्मल सी बात है, आपका एक पालतू कुत्ता है, ओके, तो आप उसको लेकर के टहल रहे हैं, दौड़ाते हैं उसको, लेकिन वो बहुत तेज़ नहीं दौड़ पाता। ओके, लेकिन अचानक से वो किसी दूसरे इलाके में जाकर के दुश्मन कुत्तों के बीच में फंस जाता है और वहाँ से अगर उसको हल्का सा भी मौका मिल गया फिर वो सरपट बड़ी तेज़ स्पीड से भागा जाता है, जितना कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो ये सब इमरजेंसी जो होता है ये हार्मोनल की वजह से होता है, और ये एड्रेनालिन बोलते हैं इनको, इमरजेंसी हार्मोन, जो हार्ट बीट वगैरह को कंट्रोल करते हैं। ओके, आपकी इच्छा से नहीं निकलेंगे, ये बॉडी को जब भी रिक्वायरमेंट होगी, ये नेचर ने हमें एक स्पेशल सप्लीमेंट दिया है। ओके, तो आपको याद रखना है कि अधिवृक्क ग्रंथि के मेड्यूला भाग से इमरजेंसी हार्मोन निकलता है जिसे हम लोग एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन कहते हैं। बात क्लियर है ना? जैसे आप देख भी रहे हैं यहाँ पर, जब आपको अचानक गुस्सा आता है या फिर कोई और बात होती है। चलिए खैर, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो ग्लैंड है दैट इज द सेक्सुअल ग्लैंड्स। सेक्सुअल ग्लैंड्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओवरीज के। ओवरीज में यहाँ नाम से ही क्लियर है, और आपको जो याद रखना है, एक तो ये याद रखिएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है कॉमन लैंग्वेज में जितने भी फेमिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं, महिलाओं के विशेष हार्मोन्स जो होते हैं वो एस्ट्रोजन कहलाते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे आपको ऊपर लिखा है, जैसे कि प्रोगेस्टेरोन है, जैसे कि एस्टेरोडियोल है, जैसे कुछ और भी हार्मोन्स हैं। तो जो भी फेमिनाइजिंग, अब आप एक छोटी सी बात ध्यान दीजिए कि आपके घर में अगर आपके जो छोटे भाई बहन हैं या आपके आसपास में कोई छोटे भाई बहन मतलब बच्चे हैं जो 13 या 12 साल की एज के हैं, तो उसके बाद उनमें अचानक क्या क्या परिवर्तन आना शुरू होता है। तो उन परिवर्तनों को फोकस करके रखिएगा, जिसके बेस पर लड़का और लड़की आवाज़ से, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर से, या उसके चेहरे की जो ग्रोथ है, या फिर उसके जो कैरेक्टर्स हैं या बिहेवियर है, इन सब बातों से आप अंतर कर पाते हैं। तो वैसे इनको बेसिकली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं, जो आप आगे रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये एस्ट्रोजन जो है फेमिनाइजिंग कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा फेमिनाइजिंग के अलावा जैसे बाकी जो पार्चुरेशन है, प्रोगेस्टेरोन जो गर्भावस्था से पहले जो आपका मतलब यूट्रस होता है, तो यूट्रस यानी कि गर्भाशय जो है उसको तैयार करता है। एस्ट्रोजन है जो उसमें आगे इसको परसिस्टेंसी बनाए रखेगा, प्रेगनेंसी बनाए रखेगा। इसके अलावा जो डिलीवरी वगैरह होती है उसमें भी रोल प्ले करेगा। जो लैक्टेशन का प्रोसेस है, दुग्ध श्रावण, जैसे मैंने बताया कि प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि का, उसके अलावा यहाँ भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो उसमें कोऑपरेट करते हैं। तो इन कोलैबोरेशन ऑफ द प्रोलैक्टिन हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी, ये जो आपके एस्ट्रोजेंस हैं ये भी रोल प्ले करते हैं। लास्ट लेके चलते हैं हम लोग इस सीरीज में, दैट इज द टेस्टिस। अभी टेस्टिस बात करें तो यहाँ जरूरी बात जो है याद रखने की, हालांकि इसमें मैं नहीं लिखा है, आप सुन लीजिएगा। जो नर हार्मोन्स होते हैं उनको एंड्रोजन कहते हैं,
जैसे फीमेल हार्मोन्स के लिए आपने नाम बताया एस्ट्रोजन, ऐसे ही इनको क्या कहते हैं, एंड्रोजन कहते हैं। और एंड्रोजन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एक एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन, नाम से क्लियर है टेस्टोस्टेरोन, तो कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है। ओके, वेल टेस्टिस के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें सेल्स ऑफ लैडिक कहते हैं, लैडिक सेल्स कहते हैं। इनके अंदर ये हार्मोन बनता है और इसके अपने पर्टिकुलर काम हैं, जैसे कि स्पर्म्स जो नर युग्मक हैं उनको नरिश करना। उसके अलावा जो असल चीज़ है वो है कि बॉडी के अंदर मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करना, नर लक्षणों को विकसित करना। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, तो ये आप देख रहे हैं जैसे जो लड़के होते हैं उनके अंदर क्या मांसपेशियों का विकास ज़्यादा होता है। ओके, क्योंकि मेहनत के काम मान के चलते हैं, तो ऐसे मेहनत का काम करेगा तब भी उसके अंदर विकास होगा। और अगर मेहनत का काम नहीं करता, एक्सरसाइज या फिर जिम या इस तरह कोई वर्कआउट नहीं करता है, तब भी उसके अंदर मसल्स का डेवलपमेंट होगा लेकिन कम होगा। ओके, चलिए, तो इस तरह से आपने देखा कि टेस्टिस और ओवरीज जो हैं वो जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं उन पर कंट्रोल करके चलते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और रिमाइंड करना चाहूँगा कि टेस्टिस एंड ओवरीज के अलावा जो आपने पीछे लिया था अभी ये दिस वन अधिवृक्क ग्रंथि, तो इस अधिवृक्क ग्रंथि का जो है इससे भी कुछ सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं जो उसके पैरेलल में या इन कोलैबोरेशन विद द टेस्टिस एंड द ओवरीज जो आगे काम को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो 12th में पढ़ेंगे, मतलब प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा से भी क्या होता है, सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं जो उसके अंदर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करेंगे। खैर छोड़िए इस चीज़ को, वापस आते हैं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं आपको पहले बताया था कि वाई द पेनक्रियाज इज नोन टू बी द मिक्स ग्लैंड, तो इसका आंसर समझ लीजिएगा। मिक्स ग्रंथि इसलिए कहते हैं उसको, मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि पेनक्रियाज या कुछ और भी एग्जांपल्स हैं वो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार का कार्य करते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती है जो अंतःस्रावी नेचर की है, अर्थात हार्मोन्स बनाएगी। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर जानना चाहें तो इसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और दूसरा जो है वो डाइजेशन में इसका अपना रोल है। तो डाइजेशन के लिए क्या होता है, इसके अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो फॉलिकुलर पार्ट जो है बहुत सारे पाचक रस बनाता है, एंजाइम्स बनाता है, और ये सारे पाचक एंजाइम्स जो हैं पैनक्रेटिक जूस की फॉर्म में इस ट्यूब से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, छोटी आंत में पहुँचते हैं। अब क्योंकि ये दोनों ही काम कर रहा है, पैनक्रेटिक जूस के तौर पर क्या कर रहा है, पाचक रस बना रहा है और ट्यूब भी है इसमें, तो इसीलिए इसको मिक्स ग्लैंड कह देते हैं। तो आपको ये कभी कभी क्या है कि आपको 2 या 3 नंबर में बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये 2 डायग्राम जरूर याद में रखना है। तो मतलब कहने का ये है कि पैनक्रियाज के अंदर कुछ पाचक एंजाइम्स होते हैं। ओके, जैसे ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन को पचाता है, एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और लाइपेज है जो वसा या फैटी एसिड वगैरह जो हैं उनको डाइजेस्ट आउट करता है। तो आप ये बता पाएंगे क्या, या पुरानी चीज़ ऐसा तो नहीं पीछे से साफ होता जा रहा हो आप जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए हम कंटिन्यूस वीडियोस नहीं लेकर के चल रहे हैं। ओके, बीच में कुछ केमिस्ट्री के वीडियोस भी डाले जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपसे अगर पूछता हूं कि ये अमाइलेज या पैनक्रेटिक जूस कैसे माध्यम में कार्य करता है, अम्लीय में, क्षारीय में या उदासीन में, तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? जवाब जो है इसके कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। ओके, चलिए दूसरी तरफ इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग वैसे बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। इसमें कई तरह की सेल्स होती हैं, हमने इंपॉर्टेंट जो हैं अल्फा और बीटा सेल्स इनको ले लिया यहाँ पर। अल्फा सेल से जो हार्मोन निकलता है उसे ग्लूकागॉन कहते हैं, और बीटा सेल से जो निकलता है उसको इंसुलिन कहते हैं। ओके, तो ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, यानी अपोजिट काम करते हैं। मतलब अगर ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा है तो क्या होगा, जैसे खाने के बाद में क्या होता है, ब्लड की मात्रा ब्लड में जो है शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये इंसुलिन जो है इस शुगर को ब्लड में से लेकर के कहाँ पहुँचाता है, लीवर में जाकर के इसको स्टोर कर देता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ओके, अच्छा, बाकी टाइम धीरे धीरे करके ये इसका उल्टा काम करता है कि जो ग्लाइकोजन स्टोर हो रखी थी उस ग्लाइकोजन को वापस धीरे धीरे ग्लूकोज में तोड़ता रहता है। ओके, आप बिल्कुल ऐसा मान के चलिएगा कि जैसे पेट्रोल पंप से आपने पेट्रोल भरवाया तो बड़ा ढक्कन का काम क्या था, पेट्रोल को टंकी में स्टोर कर देना। तो वो काम कौन कर रहा है, इंसुलिन कर रहा है। ओके,
बाकी जो नीचे एक ट्यूब होती है जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप करके पेट्रोल जो है आपके इंजन के लिए पहुंचता रहता है, वो काम कौन कर रहा है? ग्लूकागॉन कर रहा है। तो इसका मतलब ये अगर टंकी को भरता है तो ये टंकी को खाली करता है। दूसरे शब्दों में मैं फिर बताना चाहूँगा, ये इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में जाकर के स्टोर कर देता है। बाकी स्टोर कहाँ कहाँ करता है वो अलग चीज़ है। और जबकि ये ग्लूकागॉन जो है ये इसका रिवर्स प्रोसेस करता है, यानी कि जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक करके क्या ग्लूकोज में लाएगा और ब्लड के अंदर छोड़ता रहेगा धीरे धीरे। ओके, अब क्या होता है कभी कभी ड्यू टू सम के रीजंस, अलग अलग तरह के रीजंस हैं। इसमें कुछ आपके जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं, कुछ आपका जो बॉडी स्टाइल जो लाइफ स्टाइल है उसके भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कभी कभी इंसुलिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है। बहुत सारे कारण हैं जिनमें से बीटा सेल्स जो है प्रभावित होती हैं। अब जब ये कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि खाने के बाद में जो ग्लूकोज बना वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज आपके ब्लड में ही घूमता रहेगा, ऐसा ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड के अंदर अधिकांश समय तक शुगर का लेवल हाई रहेगा। और अधिकांश समय तक ब्लड के अंदर अगर शुगर लेवल हाई रहता है तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं, या हिंदी में इसको मधुमेह बोलते हैं। अब यहाँ जरूरी बात मैं फिर बताना चाहूँगा, दो तरह की डायबिटीज होती है। एक डायबिटीज तो वो होती है जिसमें यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पीछे जो पीयूष ग्रंथि आपने पढ़ी थी तो वो पीयूष ग्रंथि की वजह से होती है। ओके, हिंदी में उसको उदक मेह बोलते हैं और वैसे साइंटिफिक नेम उसका डायबिटीज इंसिपिडस है। दूसरी डायबिटीज यहाँ आप देख रहे हैं जिसका, अरे क्या प्रॉब्लम है, जिसका जो लेना देना है वो किसकी वजह से है? वो इसकी वजह से है जिसको डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। ओके, सो अभी जो हमने कुछ प्रश्न भी हैं एनसीईआरटी में आपको दिए हुए हैं, आई होप सारे क्वेश्चंस आपसे कंप्लीट हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आपके जो भी डाउट्स हैं आप उन्हें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, या आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं, इसको हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नोट्स बनाते रहिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। What happens to this?